बजट की वजह से क्या डॉलर हमें मिलेगा। 2 करोड़ की का रिबेट लेने के लिए वन डॉक्यूमेंट को प्रोसेस कराने के लिए 60 लाख रुपए वो रिश्वत देते हैं। टीना वाजिद हर हफ्ते एक मीटिंग चेयर करती है जिसमें जो है वो देखती है कि एक्सपोर्टर्स को किस तरीके से आप फैसिलिटेट करें, और वो जितना डॉलर मुल्क में लाते हैं उसका 20% गवर्नमेंट उनको वापस दे देती है। अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी को आप फरोग दे रहे हैं। गवर्नमेंट का स्टांस है वो ये है कि या तो हम मुल्क को डिफॉल्ट कर लेते हैं या हम ये सख्ती बर्दाश्त करें। पाकिस्तान का बजट आ गया और इस बजट से बहुत ह्यू एंड क्राई हर तरफ है। कहा जाता है ये IMF का बजट है, कहा जाता है ये गरीबों का बजट तो शायद हो, लेकिन उन लोगों का बजट नहीं है जिन्होंने बिजनेस करके कोई एक्टिविटी करके आपको टैक्स जनरेट करना है। बाय द एंड ऑफ द डे टैक्स एक बाई प्रोडक्ट है जिसके लिए ज़रूरी है कि आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो हैं वो हों। इन तमाम चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करने के लिए हमारी शैडो मिनिस्टर फॉर कॉमर्स एंड ट्रेड लुबना बायात हमारे साथ हैं। लुबना, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। हाउ हैप्पी और सेटिस्फाइड और डिससेटिस्फाइड आर यू विद दिस बजट? यू कैन ऑलरेडी से कि इट इज़ बेसिकली मैं ये कहूँगी कि ये ना होता तो क्या होता, हाँ, वाली बात है। लेकिन आई थिंक देयर आर थिंग्स दैट कुड हैव लुक्ड वेरी केयरफुली when the budget was made। तो बजट के लिए, बजट को देखते वक्त हमें जो है हमारा जो हर किसी भी कंट्री का, और सबसे बड़ा हमारा मसला है डॉलर का अंदर आना। डॉलर का, हमें डॉलर चाहिए, ठीक है, ठीक है। हमने जो है वो 6 बिलियन डॉलर के लिए, जो कि 2 बिलियन हर साल आएगा, लेकिन हमने ये बजट उनकी शराइत को मान कर और उनकी जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको इम्प्लाई कर कर जो है वो बनाया है। लेकिन हम ये भूल गए कि इस बजट की वजह से क्या डॉलर जो है हमारे अंदर हमें मिलेगा, जो क्या हमारी एक्सपोर्ट्स इंक्रीज होंगी या डिक्रीज होंगी? जी बिल्कुल नहीं हो रही, बिल्कुल नहीं हो रही। मुझे तो लगता ये है कि हमारी, अब देखें ना, हमारी जो इम्पोर्टेंट टीम है उसमें गवर्नर स्टेट बैंक हैं, फाइनेंस मिनिस्टर हैं, चेयरमैन FPR, तीनों रिप्लेस हो गए, नए आ गए। मुझे लगता है कि आपके मिनिस्टर जो है वो भी जाने वाले हैं। ही इज नॉट हैप्पी, इज ही गोइंग टू स्टे विद, और इज ही हैप्पी आल्सो? रज़ाक दाऊद साहब के बारे में रूमर है कि वो जो SRO 1125 के तहत उन्होंने जीरो रेटेड जो है तमाम की तमाम फैसिलिटीज, जो 5 बड़ी इंडस्ट्री जो थी, जिसमें कारपेट इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल है, लेदर है, दीज आर द लीडिंग। लेदर है, आपके सर्जिकल गुड्स हैं, स्पोर्ट्स गुड्स हैं, जो कि आपकी सबसे बड़ी एक्सपोर्ट थी, जहां पर आप मुल्क को डॉलर मिल रहा था। आपने उसमें जीरो रेटेड को खत्म कर दिया। अब आपकी एक चीज मैं आपको बताती हूं, व्हाट इज द फिलॉसफी बिहाइंड दैट? जब तक आप इनको सब्सिडी नहीं देंगे, बेसिक लेवल्स पे, यूटिलिटीज पे नहीं देंगे, हाउ कम यू आर गोइंग टू बी कंपेटिटिव इन इंटरनेशनल मार्केट? मैं आपको थोड़ा सा एक अर्ज करती हूँ कि एक्सपोर्टर के लिए आप देख लीजिए आप क्या कर रहे हैं। आपने जेंट कॉटन पे, सपोज आप टेक्सटाइल को ले लें, जेन कॉटन पे 10% टैक्स लगा दिया। जो जेनर्स हैं उन्होंने कॉटन को जेन किया, उस पर उन्होंने 10% जो है, जो पहले उनका जो बिल था वो 100 रुपए था, वो अब 110 रुपए है, और 10 रुपए गवर्नमेंट को जा रहे हैं। लेकिन वो दे कौन रहा है? वो स्पिनर दे रहा है। तो स्पिनर ने जब उसको धागा बनाया, जो कि है धागा बनाने वाले ने धागा बनाया, और उसके बाद यूटिलिटीज उस पर लगाई, उस पर बिजली लगी, उस पर वैल्यू ऐड हुआ, उस पर भी टैक्स हो गया है। वैल्यू एडिशन हुआ, प्राइस एडिशन भी तो हुआ, राइट, प्राइस एडिशन हुआ, टैक्स लगा, उसने आगे जो है स्पिनर को दिया, स्पिनर ने फिर आगे उसको कपड़ा बनाया और जो भी स्पिन किया। लेकिन इसके बाद जो जितना भी वैल्यू एडिशन, अब आप देखिए जो एक्सपोर्टर है उसके साथ क्या हो रहा है। एक्सपोर्टर जो है, और वो जो है वो पहले तो जो है वो जब कपड़ा लेगा उसको उसके ऊपर 17% देगा, जब वो धागा लेगा या कुछ और इसके साथ एसेसरीज देगा उस पर 17% लेगा, जो वो अपनी एसेसरीज जो कि बटन और जिपर्स होते हैं वो होते हैं, उस पर भी वो 17% देगा। आप ये देख लीजिए, और फिर इसके बाद जब वो उसको कंप्लीट करके एक्सपोर्ट करेगा तब वो गवर्नमेंट से वापस लेगा ये सारा। लेकिन उस एरिया उस टाइम में क्या वो 40, 50, 60% ड्यूटी दे के क्या उसके पास वर्किंग कैपिटल रह जाएगा? नहीं रह जाता। और जो आपने वापस लेने की बात की, जो रिबेट की आपने बात की, रिबेट तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान देती नहीं है। दे आर वेरी स्टिंजी बाय द वे। पूरी दुनिया में अगर किसी जगह पे रिबेट होती है तो वो बड़ा प्रॉम्प्टली वापस की जाती है। ये तो दे होल्ड इट बैक लाइक के जैसे देखें जी, उनके पास इस वक्त 100 बिलियन रुपए का जो है रिबेट लोगों का फंसा हुआ है। और आप यकीन कीजिए कि बहुत सारे एक्सपोर्टर्स का मेरा एक पर्सनल इंटरेक्शन है कि 2 करोड़ का रिबेट लेने के लिए वन डॉक्यूमेंट को प्रोसेस कराने के लिए 60 लाख रुपए वो रिश्वत देते हैं।
ٹھیک My ہے goodness. 60 lakhs جو ہے وہاں پر لوگ مانگتے ہیں. اس کے بعد آپ کیا کر رہے ہیں کہ جب آپ ان کو اب آپ کہہ رہے ہیں ان کو آپ پرومسری نوٹ لے لیں. پرومسری نوٹ کیا ہے کہ ایک یہ وعدہ ہے گورنمنٹ کا کہ وہ اگلے 5 سال کے اندر اس کو پے کر دے گی. صحیح بات ٹھیک ہے. اب وہ پرومسری نوٹ لے کے وہ کیا کرے گا, وہ اس کو فوراً پیسے چاہیے, اس نے ٹی شرٹ بنانی ہے, اس نے کپڑا بنانا ہے, اس نے ویلیو ایڈ کر کے اس نے اپنا ایکسپورٹ کرنا ہے چیزیں. اب اس میں کیا ہو رہا ہے, جب وہ جاتا ہے بینک کے اندر, وہ کہتا ہے پرومسری نوٹ ہے, اس کو آپ ڈسکاؤنٹ کر دیں. ٹھیک ہے. بینک کہتا ہے میں اس کو صرف 70% دوں گا. اگر وہ 1 کروڑ ہے آپ کا پرومسری نوٹ 70 جی اس کا 70% دوں گا, وہ اس کو 70 لاکھ دے گا, لیکن اس کو مزید کولیٹرل چاہیے, مزید اس کو جو ہے اس کی سیفٹی چاہیے, اس کی جو ہے وہ کبھی جائیداد مانگ لیتا ہے, کبھی کچھ اور مانگ لیتا ہے, کبھی ایک کولیٹرل ہوتا ہے ان کی جو ہے وہ کیا ہے کہ اگر گورنمنٹ آف پاکستان پے نہ کرے. تو اس کے ساتھ ساتھ آپ ایک اور بات سنیے کہ پھر اس کے بعد اس پہ 20% 15% بینک بھی لے لیتا ہے, بینک انٹرسٹ لے لیتا ہے. اب وہ جو 70 لاکھ کا اس کا ریبیٹ تھا وہ کم ہو کے کتنا ہو گیا, 50 لاکھ 40 لاکھ رہ گیا. وہ بھی اس کو جو ہے جس طرح سے موڑ توڑ کے ملتا ہے اور وہ اس پہ جو ہے وہ سود دیتا رہتا ہے. اینڈ دس از ناٹ بزنس پروڈنٹ. مجھے یہ بتائیں, جس طرح لائک آپ کی نظر ہے اور انٹرنیشنل مارکیٹ میں بھی آپ دیکھتی ہیں, اینڈ یو ڈیل ود امپورٹرز اینڈ ایکسپورٹرز آلسو, آپ ہوتی تو اس بجٹ میں آپ کی پریورٹی میجرز کیا ہوتے ٹو لیٹ دی ایکٹیویٹی کنٹینیو؟ ایکچولی بزنس ایکٹیویٹی ہوگی تو فنڈ جنریٹ ہوں گے نا. دیکھیں جی وہ کوئی بڑی بات نہیں ہے, سب کو پتا ہے. وائی ڈونٹ یو کاپی دا سکسیسفل ماڈلز؟ ویری ایزی. سکسیسفل ماڈلز بہت ایزی ہیں. آپ چائنا میں دیکھ لیں, آپ بنگلہ دیش میں دیکھ لیں. بنگلہ دیش کیونکہ ہماری ان کی جو ڈیموگرافک سچویشنز ہیں وہ ہماری وہ ایک ہی طرح کے ہیں, ہماری ایجوکیشن کا لیول ایک طرح کا ہے, کرپشن بھی ایک ہی طرح. بتا رہی تھی کہ اس میں جو ہے بنگلہ دیش 20% ریبیٹ دیتا ہے. ٹھیک ہے. اگر جو جتنا وہ کہتے ہیں جی ڈالر لاؤ. حسینہ واجد ہر ہفتے ایک میٹنگ چیئر کرتی ہے جس میں جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ ایکسپورٹرز کو کس طریقے سے آپ فیسیلیٹیٹ کریں, اور وہ جتنا ڈالر ملک میں لاتے ہیں اس کا 20% گورنمنٹ ان کو واپس دے دیتی ہے. اب آپ نے بانڈ ریز کیا, سمجھتے آپ سنیے یہ بات, پاکستان نے سوورن بانڈ ریز کیا کہ اس پہ وہ 6% انٹرسٹ دیں گے. ٹھیک ہے, 6%. میں یہ کہتی ہوں اس بانڈ سے بہتر یہ نہیں تھا کہ آپ ریبیٹ 6% دے دیتے. آپ کہتے کہ جی آپ ڈالر لائیں, اگر آپ $1,00,000 لیتے ہیں اس کا 6% گورنمنٹ آپ کو دیتی ہے. آپ بنائی جائیں, آپ بیچی جائیں, آپ بناتے رہیں, آپ بیچتے رہیں. جو جتنا بھی آپ جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ کر سکتے تھے وہ آپ ایکسپورٹر کو فیسیلیٹیٹ کریں جہاں سے آپ کو ایکچوئل ڈالر آئے گا. اس طریقے سے اگر آپ ان کے ساتھ جو ہے ان کی زیرو ریٹڈ آپ لے لیں گے ایک دم سے, آپ دیکھیں میری بات سنیں, ایک سسٹم کو چینج کرنے کا بھی طریقہ ہوتا ہے, وہ آپ بڑے سسٹمیٹکلی کرتے ہیں. اب IMF کی شرط میں یہ ہے کہ اگر آپ 2 بلین IMF آپ کو دیکھو اور آپ کی اگر اکانومی کانٹریکٹ ہو جائے گی 4-5%, تو آپ نیٹ آپ کا کیا ہوا, آپ پھر IMF کے پاس جائیں گے, 2 سال کے بعد پھر آپ IMF کے پاس جائیں گے تاکہ جی ہم تو ابھی گرو ہی نہیں کر سکے. ہمیں گرو کرنا ہے, ہمیں اپنی ایکسپورٹ کو گرو کرنا ہے. پھر آپ یہ دیکھ لیجئے جو لوکل ٹیکسز کی بات کرتے ہیں. جی دیٹس ویری امپورٹنٹ. میں اس طرف آنا چاہ رہا تھا کہ ہماری جو لوکل سیل ہے, جو لوکل پروڈکٹس یہاں پہ ہیں, اس پہ بھی تو ٹیکسز کا ایک جو سسٹم انہوں نے انٹروڈیوس کیا ہے وہ بڑا مزے کا انگیز ہے کہ سمجھ نہیں آتی کہ واٹ از دی لاجک بیہائنڈ دیٹ آلسو. دیکھیں آپ صرف ایک سیناریو دیکھیں کہ آپ پہلے جو ہے وہ جو کپڑا بن رہا تھا یا کوئی ڈریسز بن رہے تھے, شلوار قمیضیں بن رہی تھیں, بوتیکس چل رہے تھے, جو آپ کی جو ہے لوکل کنزمپشن ہے, لوکل لوگوں کے لیے جو چیزیں بن رہی تھی, اس میں کیا ہو رہا ہے, اس میں اب یہ ہو رہا ہے کہ پہلے تو جو ہے وہ 6% فکس ٹیکس تھا. ٹھیک ہے. اب انہوں نے جو ہے وہ ڈیفرنٹ ٹیئرز بنا دیے جی, 9% سے لے کے 17%. اب 9% سے لے کے 17% ڈیفرنٹ ٹیئرز اور ڈیفرنٹ کمپلیکیٹڈ انہوں نے ماڈل بنا دیا. اب اس میں ہوگا کیا, جو کپڑا بنانے والا ہوگا جو لوکل کے لیے آئے گا وہ کہے گا جی کیش لے لو, مجھے یہ دے دو, تاکہ ہمیں انوائس نہ جنریٹ کرنی پڑے, ٹیکس نہ دینا پڑے. جو بنائے گا وہ کیش پہ بنائے گا, جو بیچے گا وہ کیش پہ بیچے گا. اب کیا ہو رہا ہے, کیش بیس اکانومی آ جائے گی ٹیکس بچانے کے لیے. اس کے بعد جو لوکل مینوفیکچرر ہیں وہ بینکوں کی جو لمٹس ہیں وہ ویل نہیں کر سکیں گے.
अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी को आप फरोग दे रहे हैं। बिल्कुल सही। आपके बैंक कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, उनका बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट करेगा, और जब कैश बेस इकोनॉमी आएगी तो फिर आपको पता है कि उसमें फिर जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं तो आप उसको कैसे कैटर करेंगे? वेरी ट्रू। अगर मैं एक लोकल मैन्युफैक्चरर हूँ, मैं कपड़ा कैश पे लेती हूँ, मैं दर्जी को कैश पे देती हूँ, मैं बनाती कैश पे हूँ, मैं बेचती कैश पे हूँ, कहीं मैं रिकॉर्ड नहीं करती, आप मुझे कैसे पकड़ेंगे? वेरी। मुझे लुबना एक बात बताएं कि हम बाहर बैठे हुए इन तमाम चीज़ों को बड़ी अच्छी तरह से समझते हैं, जो सिस्टम का हिस्से हैं। पॉलिसी मेकिंग इज अ वेरी सीरियस थिंग एक्चुअली। जो बजट है दैट इज अ रिजल्ट ऑफ अ वेरी वाइज पॉलिसी यू हैव टू हैव एक्चुअली। इन लोगों को क्यों समझ नहीं आती कि ये कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, होने वाली हैं? क्या ये जो पॉलिसी है बनाने वाले वो लोग हैं जो सिस्टम से बिल्कुल नाबलद हैं, जिनको बिल्कुल समझ नहीं है कि हमारा सिस्टम क्या है, हमारी सोसाइटी के ट्रेंड्स और रुझान क्या हैं? Why they have to have this kind of I would say nonsense kind of approach towards the policy making actually? देखिए, बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी, अब जैसे आपने शुरू में कहा कि हम लोगों के आवर हैंड्स आर टाइट, हमारे हाथ पांव बन चुके हैं, हमें लेंडर की बात माननी है। इसीलिए रूमर्स हैं कि हमारे जो मुशीर हैं रज़ाक दाऊद साहब, वो भी इस बजट की इन चीज़ों के थोड़ा सा उनका भी खिलाफ है। बिल्कुल जी, ही इज़ नॉट हैप्पी। लेकिन ये है कि अगर आप मानो आप अब बात ये आती है कि जो गवर्नमेंट का स्टांस है वो ये है कि या तो हम मुल्क को डिफ़ॉल्ट कर लेते या हम ये सख्ती बर्दाश्त करें। मेरा ख्याल है कि एक दरमियानी रास्ता हो सकता था, और मेरा ये अपना ज़ाती ख्याल है कि ये जो सब चीज़ें हैं, नॉट दैट कि आप और मैं जानते हैं, और गवर्नमेंट में जो बैठे हुए हैं उनको भी बहुत अच्छी तरह पता है, और बहुत सारी चीज़ें ये वापस होंगी आहिस्ता आहिस्ता। अच्छा, ये वापस होंगी? मेरा ख्याल है, क्योंकि देखिए अगर ये इस डूएबल नहीं है, सस्टेनेबल नहीं है, ठीक है। तो देखिए 6 महीने 7 महीने के बाद जो उसके भयानक रिपरकशंस जो हैं, रिपरकशंस आएंगे, आपकी इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट होगी, आपकी एक्सपोर्ट कम होगी, बेशक डॉलर आने के खत्म होगा। जो एक्सपोर्टर जो आज जो है वो 2 करोड़ या 3 करोड़ डॉलर के जो है वो ऑर्डर ले रहा है, वो 50 लाख डॉलर के ऑर्डर में तो टैक्स बिल तो हमने पहले बहुत हमारे टारगेट्स बड़े हाई हैं, हम पिछले टारगेट्स अचीव नहीं कर सके, तो ये कैसे कर सके? मुझे ये बताएं, जिस तरह एक्सपोर्ट्स के हवाले से हमने ये कहा कि जो जीरो रेटेड जो प्रोडक्ट्स थी वो इन्होंने ख़त्म की, और इंपोर्ट पे भी इनका ख्याल ये है कि इंपोर्ट को डिस्करेज किया जाए। दैट्स अ वेरी गुड पॉलिसी। लेकिन आप तब डिस्करेज करते हैं जब आपकी लोकल प्रोडक्ट और आपकी लोकल मार्केट इतनी उसके अंदर पोटेंशियल होता है कि जो आपकी डिमांड है उसको कैटर कर सके। हमारे यहाँ पे एज वी सेड कि आपकी सब्सिडी नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी बिजली नहीं है, लोगों के साथ डे टू डे बेसिस पे बहुत मुश्किलात हैं। हमारी जब लोकल प्रोडक्शन इतनी अच्छी नहीं है तो इंपोर्ट्स पे भी अगर हम इतनी सख्ती कर देंगे, कस्टम टैरिफ बढ़ा देंगे, तो हाउ वी आर गोइंग टू सस्टेन विद द लोकल सोसाइटी इन द डे टू डे लाइफ? देखिए जी, हमारे पुराने पहले प्रोग्राम्स में भी हमने ये बात डिस्कस की थी। जो देखिए, इंपोर्ट इज़ अ बिग इंडस्ट्री, ठीक है। अब आप क्या करें, अब उसको बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट कर देंगे तो होगा ये कि बहुत सारी जो है वो बिजनेसेस कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, ठीक है। उसके भी एक जो है ना वो क्या है, रिलेटेड बिजनेसेस होते हैं, और इकोनॉमी अगेन कॉन्ट्रैक्ट होगी क्योंकि इंपोर्ट इंडस्ट्री छोटी हो जाएगी। तो ये एक ट्रेड ऑफ है कि हमने अपने करंट अकाउंट बैलेंस को ठीक करना है। तो जो गवर्नमेंट है इस वक्त वो बड़े ही मैक्रो लेवल पे देख रही है, वो उसके माइक्रो लेवल के रिपरकशंस को एड्रेस नहीं कर रही है। आई थिंक कि इट इज टाइम कि हम मैक्रो एंड माइक्रो लेवल दोनों को लेकर चलें, वरना बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट हो गई, डिससेटिस्फैक्शन हो गई, और अगर जो है वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन हो गई या महंगाई हो गई, तो आप वो जो आवाम का जो एक सैलाब है उसको कैसे रोकेंगे? जो करंट अकाउंट डेफिसिट हमारा चल रहा है, और यहाँ पे हमारा तो ये होता था जब पैसे की कमी होती थी, गवर्नर स्टेट बैंक को फाइनेंस मिनिस्टर फोन करते थे, पैसे छाप दो, वो छाप दे। अब रजा बाकर कैसे छापेगा? यही बात है, एग्जैक्टली। IMF बैठ गए, क्या होगा यहाँ पे, क्या होने वाला है? मेरा ख्याल है ये कहना थोड़ा सा गलत होगा, बिकॉज अभी हमने देखा नहीं कि रजा बाकर इज एक्चुअली acting on the IMF agenda or he is acting as governor state bank of Pakistan. वो हमें अभी देखना है। I think we'll have to give him some time and ये leverage देना पड़ेगा उनको कि हम देखें कि वो governor state bank of Pakistan as a पाकिस्तानी वो उसको अपनी जॉब को लेते हैं, या वो जो उनको ट्रेन किया गया है उनकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन और उनकी जो है एक सोच के साथ वो जब आए हैं। देखिए, फ्री फ्लोट डॉलर में बेड़ा गर्क होगा। वो कहाँ जा रहा है डॉलर? बता तो दे हमें, ये रोक ही नहीं रहा हर रोज द वे इट इज लाइक फ्री फॉल की आपने बात की।
I mean, how long it's going to take for this free fall to stop somewhere देखिए actually? बात ये थी कि पहले ये हो रहा था जो कि ब्लैक इकोनॉमी थी वो हमारी इकोनॉमी इस इकोनॉमी को सस्टेन कर रही थी, जो भी पैसा होता था वो हुंडी के थ्रू या किसी और तरीके के थ्रू बाहर जाते थे और इसके बाद वो रिमिटेंस के थ्रू वही पैसा वापस आ जाता था। तो वो जो है वो एक तो वाइट हो जाता था पहली बात, और उसमें ऑफ कोर्स गवर्नमेंट्स पर इन्वॉल्व। लेकिन अब जो है अगर आप उसको सब कुछ वाइट करने की कोशिश करेंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आप देखें जो आप अगर ईयू का आप देख लें कंडीशंस, ईयू में रहने की जो कंडीशंस हैं उसके लिए जो ईयू के 70 to 80% लोग, बल्कि 90% आई वुड से कि वो बुक्स कुक होती हैं। ठीक है। क्योंकि ना जो है वो क्या और फ्रांस कुक करता है। ईयू की हम बात ये कर रहे हैं कि फ्रांस उसको- ये जी। दुनिया की मोस्ट जी, ट्रांसपेरेंट बिल्कुल। इकोनॉमी जो है वहां पे भी हाँ बुक्स जी, कुक्ड होती हैं। cooked ठीक है। देखिए जी जो इटली है वो भी सबको पता है कि वो थोड़ी बहुत कुक करता है कि नहीं जी वो हम थोड़ी नहीं EU बहुत में- करते हैं इटली वाले तो हाँ बहुत जी, करते और हैं। सबको ये पता है कि जो है वो क्या है कि हाँ। जर्मनी इज दी मसल फॉर ईयू। हाँ, ठीक है। है ना, उनका जो फाइनेंशियल मसल है वो कभी इसको बेल आउट कर रहा होता है, कभी इसको कर रहा होता है कि जो है हमारी जो इकोनॉमी जो है कि एक वो ब्लॉक जो है इकोनॉमिक ब्लॉक है वो सस्टेन करे। लेकिन ये है कि कहीं ना कहीं हर जगह कुक होती हैं। आई थिंक कहीं ना कहीं हमें जो है वो देखना पड़ेगा कि अगेन मैं आपको बता रही हूँ कि जो चेंज होती है ना एकदम से अब्रप्ट चेंज, डिसरप्शन, और वो उसकी जो रिपरकशंस होती हैं वो बहुत भयानक होती ठीक हैं। है। मेरा ख्याल है इसको अगर हम लोग बेहतर निगोशिएट करें, आईएमएफ के साथ भी कुछ चीज़ें वापस ले लें, कुछ चीज़ें हम फैसिलिटेट करें फॉर द टाइम बिंग, अगर हमने उसको इम्प्लीमेंट कर दिया। आई डोंट नो, अभी तो बजट पे बहस भी होनी है, अभी उसको जो है वो पास भी होना है जी, या पास नहीं होना भी, है। ठीक है। तो आई हैव अ फीलिंग कि अगर वो पास हो भी जाएगा मनोहन तो इवेंचुअली गवर्नमेंट कुछ चीज़ें फिर से आहिस्ता आहिस्ता वो रीइंट्रोड्यूस करेगी। ठीक है। बिकॉज उसके अलावा जो है हम लोगों का चारा नहीं है, वी ठीक है। कैन नॉट सस्टेन। हमें एक्सपोर्टर को सबसे ज़्यादा जो है वो फैसिलिटेशन करनी है, हमें डॉलर चाहिए। आप बजाय इसके कि 6% आप बॉन्ड्स पे दें और लोगों को जी हमारा डॉलर में बॉन्ड्स खरीदें, और मेरा ख्याल है कि आप एक्सपोर्टर को रिबेट ठीक है। दें। आप उनको कहेंगे देखें जी अगर आप $1,00,000 देते हैं हम 6% आपका हुआ। अच्छा, हमारी जो टॉप मैनेजमेंट होती है, टॉप लीडरशिप होती है, उसकी कम्युनिकेशन विद द पीपल हु एक्चुअली कैरी आउट द बिजनेस, कम्युनिकेशन गैप बहुत होता है। आपके दरमियान में एक सेक्रेटरी फाइनेंस बैठा होता है, चेयरमैन एफबीआर बैठा होता है जो मिनिस्टर को ब्रीफ करते हैं। आपका डायरेक्ट एक्सपोजर विद द पीपल जो उस डिपार्टमेंट में काम कर रहे होते हैं, जिनकी सारी उम्र की ट्रेनिंग उस डिपार्टमेंट में होती है, या उन लोगों से जो प्रैक्टिकली फील्ड में प्रॉब्लम्स फेस कर रहे होते हैं, वो बहुत मिनिमल होती है। डू यू थिंक कि जो हमारी करंट लीडरशिप है, जिसमें हमारे ये तीनों चारों बहुत इंपॉर्टेंट लीडर्स हैं, चेयरमैन एफपीआर है, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं, और फॉर दैट मैटर चंद एक सेक्रेटरीज हैं जो कि रेवेन्यू जनरेटिंग जिसमें ऑयल एंड गैस के सेक्रेटरीज हैं, इनका लोगों से कोई मेल मिलाप हो रहा है? आप चैम्बर के लोगों से भी मिलती रहती हैं, बिजनेस पीपल जो हैं उनसे भी आपकी मुलाकात रहती है। आर दे गेटिंग इनपुट फ्रॉम देम या अपनी मर्जी किए जा रहे हैं? देखिए जी बात ये है कि जो हम सुनते हैं कि जी इनके जो है वो डेलीगेशंस जाते हैं और उनकी कुछ जो है वो अजलास होते हैं, लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो ग्रास रूट रियलिटीज़ हैं, ग्रास रूट पे जाना चाहिए। आई थिंक एक बंदे का ये काम नहीं है, एवरी डिपार्टमेंट हैज़ टू पुट देयर 100%। ग्रास रूट रियलिटीज़ में जाएं, हम इसको डिजिटाइज करें, पूरी इकोनॉमी को डिजिटाइज कर दें और हर गाँव हर जो है डिपार्टमेंट वो दूसरे से बात कर रहा हो। बिल्कुल ठीक और है। आप जो है ये जो खौफ का आपने एक सिचुएशन पैदा कर दी है, इसको आप थोड़ा सा कर्व करें। ठीक है, आपको नैब को आपने जो है वो और हमारे मीडिया को भी बहुत रिस्पॉन्सिबल रोल करना है कि हमें एक जो है वो कॉन्फिडेंस देना है कॉम को भी, और हमें इन्वेस्टर को भी, बाहर के इन्वेस्टर को भी कॉन्फिडेंस का देना है कि आए जी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें। एंड आई थिंक इट द मैसेज हैज टू बी जनरेटेड फ्रॉम टॉप टू बॉटम, एंड देन ग्रास रूट पे आके उनको जो है वो रियलिटीज को देखना है। और ये जितने भी आप सेक्रेटरीज की बात कर रहे हैं, दे हैव टू बी कनेक्टेड टू द बिजनेस कम्युनिटी, टू द कोर ऑफ इट। वेरी राइट, नॉट जस्ट कि आप चेंबर्स के हेड से मिल गया आपने बात कर ली। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। और बड़ी डिटेल में हमने डिस्कस किया। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जब तक हमारी ट्रेड और कॉमर्स जो है ये बेहतर नहीं होगी और उसके लिए अच्छी और बेहतर पॉलिसीज़ नहीं बनेगी, हमारा रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा, जो डॉलर्स हमें चाहिए, हमारी जो ज़रूरत है और जो ज़रूरत बढ़ती जा रही है, ट्रस्ट मी, ये लोन लेने से कभी ये ज़रूरत ख़त्म नहीं होगी। ये उसी वक्त ख़त्म होगी जब हम कमाएंगे, जब हम खुद जनरेट करेंगे। और उसको जनरेट करने के लिए हमें एक अच्छी और प्रूडेंट पॉलिसी के साथ जाना है, हमें अपने लोगों को साथ लेके जाना है, फैसिलिटेट करना है, जो सब्सिडीज उनको चाहिए वो दें ताकि वो आपको रेवेन्यू जनरेट करके दें।
I hope this discussion is going to help us to learn better. Thank you.